हाँ जी, तो सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि इंडियन पॉलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन in the entrance examination. Not only the important portion, I think this is the most important portion in your entrance examination. कोई भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हो, चाहे क्लैट में भी दे रहे हो, एलेट भी दे रहे होंगे, है ना, आप जामिया का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो इससे आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पॉलिटी से। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा मैं स्टूडेंट्स का व्यू जानना चाहूंगा। मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अब मैं जरा स्पीकर ऑन कर, आप लोगों का साउंड रिकॉर्डिंग, ये सॉरी, वो साउंड वाला ऑडियो बोलते हैं उसको ना, एक मिनट मैं वो ऑन कर दूं जरा आप लोगों का। एक मिनट। हाँ जी, आप लोगों का माइक टर्न ऑन हो सकता है ना? आप यस सर। यस सर। माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए सभी कोई। चलिए, मैं सबसे पहले पूछूंगा मोहम्मद मासूम खान, या फिर कोई अगर जानता है जो अच्छे से बता सकता है, तो टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता क्या है? सर ऐसा रूल जिससे कंट्री चलता है। written document. Sir, It is a written document which is a of rules and regulations. Law and प्लीज मत बोलिए, सब एक साथ प्लीज मत बोलिए। आप अपना हैंड रेज कीजिए, आप ग्रुप पे देखिए, डिनाई कर दे रहा हूं। आप देख लीजिए, कोई आप अपना हाथ खड़ा कीजिए, मैं उनसे पूछ लूंगा। या हाँ, यस, अहमद शाह हुसैन, यस। Sir, a set of rules or guidelines created by a group of people that govern a country or Only for nation. a people. Like if there is fundamental No, right no. given under Indian Constitution, the fundamental right is for us. Not sir, not all fundamental rights are for us, but some are also for foreigners as well. But some are kept for only for दूसरी बात करें, कोई और, what is Constitution? Set of laws and government of फिर मैं बंद कर दूंगा सब। आप पहले बोल लीजिए कि मैं बताना चाहता हूं, फिर आप बोल सकते हैं, वरना कमेंट भी कोई कर सकता है तो वो भी कर लीजिए, ठीक है। Constitution is a set of laws. आप अपना नाम चेंज कर लीजिएगा। Relation between different institutions, a set of written rules that are adopted by all people living together in a country. Yes, somehow it is correct. देखिए, second है। yes, अलीना फलक। The constitution is a set of rules that ensure how to government govern us. ओके, इन्होंने कहा इट इज अ सेट ऑफ रूल। सबसे पहले क्या चीज आ रही है? हर कोई ये बता रहा है कि इट इज अ, प्लीज। ठीक है, अब मैंने सुन लिया, अब आगे मौका दिया जाएगा आपको। सबने एक बात कही कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, अगर हम बोलेंगे चलेगा? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. यस सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द लॉ ऑफ द लैंड, Legal sanctity. लाइक वी आर इंडियंस, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ लॉ ऑफ लैंड ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट, Supreme law of land. यस, इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, वेरी गुड, यस। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें जनरल पीपल की, तो इन सब के लिए जो है एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है, हैज बीन फ्रेम्ड बाय द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न दिस कंट्री, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं होता है, ठीक है, या सिर्फ गवर्नमेंट को किस तरह से चलाना है, हमें इस देश को चलाना, सिर्फ वही नहीं दिया हुआ होता है, उसमें बहुत सारी चीजें दी गई होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि सपोज दैट कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पूरा डॉक्यूमेंट है, तो प्रियम्बल क्या है? Summary. Introduction. Just write it down in the comment box.
If I will ask any one of you, then turn on your sound recording and then you can say. Introductory statement. अगर हम कहें कि preamble is the key of Indian Constitution, Yes. it is a key. ठीक है, ये केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में कहा गया था कि एंड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी read and interpreted with the preamble of the Indian Constitution. देखिए, एक तो preamble हो गया, अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, क्लास भी होगी इस पे प्रॉपर. Preamble होता है, yes, you can say blueprint, you can say it is a summary, you can say it is a key. ठीक है, you can also call it as a not as a index, क्योंकि उसमें देखिए जो आपका preamble होता है ना, preamble just shows that what has been written and what has been mentioned in the Indian Constitution. ठीक है, जैसे उसमें राइट्स की बात की जाती है, उसमें फ्रेटर्निटी की बात की जाती है, जस्टिस की बात की जाती है, तो ये सब सारी चीजें जो है ना, आपको फ्रीडम की बात की जाती है, वो सब सारी चीजें वहां पे भी दिखेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दिखेंगी. यस, ऑब्जेक्टिव्स. तो प्रियम्बल को जब लाया गया था तो वो भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब सेशन हुआ था हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 13 दिसंबर 1946 में, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी लेकर के आए थे और बाद में वही जाकर के प्रियम्बल भी बना था. प्रियम्बल पे चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं किसी से, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है, और अगर सोर्स की बात करें, बुक की बात करें, तो जो मैं पढ़ाऊंगा दैट इज द ओनली सोर्स. उसके अलावा कोई बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक लार्ज पोर्शन जो है वो मैं पॉलिटी का कवर करूंगा. सिर्फ क्लास कर लीजिएगा आप, तो उससे भी आपका पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा. सिर्फ क्लास कर लीजिएगा, दैट्स इट. क्लास कीजिएगा, मैं लिखाऊंगा, आपको नोट्स बनाना है, और क्लास में मैं याद करवाता हुआ चलूंगा. ठीक है, तो क्लास में अपीयर होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास में हम लोग साथ में याद कर लेंगे पढ़ के. लास्ट में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, उसको रिवाइज कराऊंगा, ग्रुप पे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे. अगर कोई पीडीएफ है वो आपके ऐप पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो इसके अलावा कोई सोर्स की जरूरत नहीं है. क्लास कीजिएगा, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई पीडीएफ आपको देंगे भी, इन केस अगर कोई नोट्स देंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई होंगी, लेकिन क्लास के दौरान आपस में डिस्कशन में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, तो वो आपको अल्टीमेटली फायदा करेगा. तो हम लोग ने बात की एक तो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसमें एक प्रियम्बल है. प्रियम्बल के बाद अगर हम बात करें, तो इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, तो सेट ऑफ रूल्स एक डेफिनेट तरीके से उसको सेटअप किया गया होगा. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. अब ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और ये क्वेश्चन का आंसर देंगी मुझे आयशा आदिल, कि कॉन्स्टिट्यूशन had been divided into how many parts originally? 22. ठीक है, वेरी गुड. और नेक्स्ट जो है आप मुझे हारून आप बताएं कि now it has been divided into how many parts? 25. Yes, अब 25 पार्ट्स हो चुके हैं, है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, अब आइए देखिए, अब इसमें सबको जो लिखूंगा वो समझ में भी आएगा, दिखेगा भी. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. प्रियम्बल के Yes, बाद sir. हम बात Yes, sir. तो इसमें पार्ट्स दिए हुए होते हैं, मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल भी होता है इसमें. शेड्यूल, अब मैं ये भी किसी से पूछूंगा. Yes. अब ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताइए जावेरिया के राइट नाउ हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Sir, 465. 465 schedules are there. Sir, 12 schedules are there in So Constitution. 12 schedules. Sorry, sir. 12 schedules था और साथ Got में it, got 8 थे, it. sir. Got it, कोई बात नहीं. Yes, sir. 12 शेड्यूल्स है, और ओरिजिनली जो है वो 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिनली जो है वो 8 शेड्यूल हुआ करते थे. और दूसरी Yes, चीज ये sir. बताइए कि जब गवर्नमेंट ऑफ, ये कौन बताता है, जरा ये चेक कर लूं मैं, कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनी थी, तो उस दौरान जो 1935 वाला, उसी से लिया गया है,
तो उस वक्त जो है कितने शेड्यूल थे ये बताइए जरा आप मुझे। 8 8 schedule. 8 schedule. Sir, 8 schedule. 8 schedule थे। 8 schedule थे। 6 कौन आंसर बताएगा? अभी तक सबने गलत बताया है। Sir, 10 schedule. सर 7 schedule। सर 11 हाँ, एक करके Maybe 11. 1 2 3 4 5 6 7 सब बता दीजिए। 11 schedule. Sir, 10 schedule. हो गया turn off your mic, that's it। Sir, At the time of the commencement of Sir, the 1935 में तो आया ही नहीं था, 1935 10 schedules were given, 10 शेड्यूल दिए गए थे। 10 schedule. ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है ना, जो आपका एग्जामिनेशन है, हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि स्टैटिक बहुत सारी चीजें आपको क्लास में बताएं। इससे क्या होगा कि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक आता है तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा उसको जरूर। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब 1935 आया था तो उस वक्त 10 शेड्यूल हुआ करते थे। और ये अलीना फलक, आप बार बार अपना माइक ऑन कर ले रही हैं और वो कुछ और कर रही हैं। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद 8 शेड्यूल बनाए गए। ठीक है, 8 शेड्यूल। अब ये क्वेश्चन तो सब बता देंगे, कमेंट कीजिएगा, हल्ला मत कीजिएगा। Which schedule of the Indian Constitution talks about languages, official languages? 22. 8 schedule। Exactly, बिल्कुल correct, 8th schedule. And how many languages were there? 22. 22 languages। एक क्वेश्चन है, 22. अब ये फैक्ट आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा। इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज इज मेंशन्ड अंडर 8th शेड्यूल और नॉट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. mention. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. No, sir। No. No, English is not Not mentioned at all. under 8th schedule of the constitution। 8 schedule। क्योंकि ये स्टेट के पास अपनी अथॉरिटी होती है कि वो कौन सा लैंग्वेज जो है वो चूज करना चाहते हैं। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, समझ गए? तो वो स्टेट अपने हिसाब से चीजें करती है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इंग्लिश को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, वो चीज है। 8th शेड्यूल में इंग्लिश इज नॉट मेंशन्ड। आइए अब हम बात कर रहे थे प्रियम्बल, पार्ट, शेड्यूल। अब इसके बाद जो है पार्ट्स हमने आपको बता दिया, इसमें अपेंडिक्स भी होता है। अपेंडिक्स एक ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अगर कुछ देना हुआ होता है तो वो दिया हुआ होता है। तो आप बताइए कि अभी कितने अपेंडिक्स हैं? 5 हाँ 5 सर। चलिए ठीक है, 5। कौन कौन से है पता है? व्हाट इज अपेंडिक्स? मोहम्मद शोएब, अपेंडिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2019 आया था, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, तो उस चीज को अपेंडिक्स में डाला गया है 2 पे, अपेंडिक्स 2 पे। फॉर एग्जाम्पल 100th अमेंडमेंट हुआ था आपका। 100th अमेंडमेंट किस लिए हुआ था, किसी को पता है? सर बांग्लादेश बॉर्डर के लिए हुआ था। बांग्लादेश बॉर्डर। यस, इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। It was done by the 100th constitutional amendment and this question was asked in the 2017 BLLB of AMU। ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। याद रखिएगा, आपसे नहीं भूलिएगा ना, पहले दिन क्लास में याद रखिए, ये क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए थे कि इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 100 सर। 100 sir. तो अब ये इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। अब ये तो इसमें टेरिटरी का मामला है, तो ये भी मेंशन किया गया है अपेंडिक्स में। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होता है ना उसको अपेंडिक्स में हम डालते हैं। बात आ गई समझ में? सर Yes, sir. वेरी गुड। तो अब आया यहाँ पे बात अमेंडमेंट की भी आई, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, अब जरा ये बताइए
कि अभी तक हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 105. देखिए प्लीज इस तरह से हल्ला मत कीजिए, प्लीज आप माइक ऑन करके मत बोला कीजिए, जब हम पूछेंगे तब बोलिए, वरना मैं फिर सबका माइक ऑफ कर दूंगा यहाँ से। जब पूछा जाए तब बताइएगा, ठीक है? और आप कमेंट करके अदरवाइज बताइए, वरना मैं किसी से पूछ रहा हूं तो वो बताएगा माइक ऑन करके, ऐसे सब मछली बेचने लग जाते हैं। हाँ, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट that can be done, this provision is mentioned under which article of the Indian Constitution? Just write down in the comment box. 368 sir. 368. हाँ, 368. Yes, 368, that is correct. अभी देखिए, आज हम लोग अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है? अभी हम आपको अब इसके बाद बताएंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? सोर्स मैंने बता दिया कि आई एम द ओनली सोर्स फॉर इंडियन पॉलिटी, कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं, ठीक है? मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जो पढ़ाऊंगा, उम्मीद है क्वेश्चन उससे बाहर पॉलिटी का नहीं आएगा, क्योंकि मैं और ज्यादा इस बार रेंज कवर करने वाला हूं पॉलिटी का, तो ध्यान से क्लास कीजिएगा। हाँ, तो हमने देखा कि ये सब सारी चीजें जो है कवर करते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं, अभी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हम पार्ट्स देख रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पार्ट्स हमने देखे कि राइट नाउ इट हैज 25 पार्ट्स। एक चीज जो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, जब भी आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन का कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, जब आर्टिकल्स की बात की जाएगी, लेफ्ट द मीटिंग, एंड प्लीज बियर इन माइंड, एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्लास की आपकी अटेंडेंस भी चल रही है, वो अभी आपको क्लास के बाद भेज दिया जाएगा अटेंडेंस, कौन बच्चा कितने देर क्लास में है, सब कुछ आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है? क्लास के जस्ट बाद आपके ग्रुप पे, तो इसलिए क्लास कीजिएगा, जो नहीं करेगा फिर उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, नंबर नहीं आया तो। हाँ, हम बात कर रहे थे, किस चीज की बात कर रहे थे यार? हाँ, 395, हमेशा आपको 395 लिखना है, आर्टिकल्स जब भी आए तो 395 लिखिएगा। अभी 465 करीब है, लेकिन वो वेरिएबल है, उसको हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो 395 हमेशा लिखा कीजिएगा जब भी आएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है? क्योंकि ओरिजिनली जो है आपके 395 आर्टिकल्स ही दिए गए थे। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आपने जरूर देखा होगा, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस पार्ट में दिया गया है, जरा आप लिख के बताएं मुझे। 5 लिख के बताइए, लिख के बताएं सर। 4A पार्ट 4A आर्टिकल 51A है। अब यहाँ पे जब भी एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब भी A और B वाला मामला होगा, जब भी नहीं, यू विल नॉट गेट दीज टू क्या कहते हैं ऑप्शंस, कभी भी नहीं आएगा आपको, वो लिखा हुआ होगा कि ओरिजिनली, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इनफैक्ट 2020 के क्वेश्चन में देखिए LLB के, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। यस, यू कैन राइट डाउन देयर इन द कमेंट बॉक्स। हम बात कर रहे थे आपसे कि जो 395 आर्टिकल्स की हमने बात की, तो आपको 448 465 नहीं लिखना है, 465 है, लेकिन ऐसा डेटा भी नहीं दिया हुआ है। आप जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी जाइएगा, एक आर्टिकल पड़ा हुआ है, वो भी 100th अमेंडमेंट तक का दिया हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है? वो चेंज होता रहता है। अगर तो हाँ, मैं क्या रहा था कि इसलिए मैंने पूछा था फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें देखिए A लिखा हुआ है 4A। अब A भी जैसे ही लिखा हुआ हो, इट मींस दैट कि ओरिजिनली दिस प्रोविजन वाज नॉट अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी A या B वाला मामला आ जाएगा तो समझिए कि अमेंडमेंट में आया है, ये दोनों आएगा ऑप्शन में, 395 लिखिएगा, ठीक है अलीना? तो जब भी A B वाला मामला होगा तो अमेंडमेंट समझ लीजिएगा कि हुआ, उसके बाद ही वो आया, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी वाज अमेंडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 86 amendment. 42nd 1976 Amendment Act 42nd. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd 1976 में हुआ था, ठीक है?
और इसलिए ऐड किया गया था, इमरजेंसी लगी हुई थी उस दौरान में, इंदिरा गांधी की सरकार थी। हाँ, तो रिकमेंडेशन क्या दिया था कमिटी ने, सोरेन सिंह ने बोला था कि भैया आपको कुछ ड्यूटीज भी होने चाहिए जो लोग फॉलो करेंगे, है ना। उसमें कहा था कि टैक्स वाला भी डालो के देना है। उन्होंने तो, सोरेन सिंह ने ये भी कहा था कि अभी जो है फंडामेंटल ड्यूटी होता है ना कि आपकी ड्यूटी है, बट जो कमिटी ने रिकमेंड किया था, कमिटी ने यहां तक कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज ना फॉलो करें, पनिश हिम और हर, पनिश देम। लेकिन उस रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया गया था। खैर ठीक है। उसके बाद आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कितने, वो सब हम आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। 11. अब हम बात करें तो 11. हाँ यस 11 है। अब हम पार्ट्स की जो बात कर रहे थे आपसे, तो पार्ट में अब देखिए 25 पार्ट्स हैं। अब जैसे कि पार्ट अलग अलग है तो हम लोग पढ़ेंगे उसको, जब हम नेक्स्ट क्लास आएगी सारा हम आपको शेड्यूल बता देंगे कि क्या क्या टॉपिक है जो अब हम अभी डिस्कस करने भी वाले हैं। ठीक है, आइए पहले पार्ट में जरा एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अच्छा, कमेंट करो, जो पहले कमेंट करेगा मैं देखूंगा। मैं ऑडियो मेरे कान में नहीं सुनाई दे रहा है, और जो लिखेगा मैं उसी का सुनूंगा। एंड द क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन omitted फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको ओमिट किया जा चुका है, हटा दिया गया है। वाओ, वेरी गुड। आंसर तो बहुत सारे बच्चों का आ गया, और आंसर आया है पार्ट 7। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो पार्ट बी में जो टेरिटरीज स्टेट्स की बात करता था वो 7 में था, पार्ट 7 में उस पार्ट 7 को हटा दिया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को हर कुछ टच करना है। बच्चा बढ़िया कर रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, नो डाउट। सर वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, और किसी को वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंग्लो एनवायरमेंट, नहीं हो रहा। आप देखिए फलक, आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा, थोड़ा हो सकता है। बफरिंग कयाम यहां से नहीं है, यहां से कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं होगा हमारे एंड से। हाँ, पार्ट 7 को ओमिट कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग वो पार्ट्स भी देखेंगे, हम लोग शेड्यूल भी पढ़ेंगे, हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो पढ़ना क्या क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमको क्या क्या पढ़ना है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास। और मैं वीडियो किसी का भी ऑन करवा सकता हूं कभी भी, कि वो कहां पे बैठा हुआ है या बैठी हुई है, मैं कभी भी करवा सकता हूं, इसलिए घूम घाम के क्लास मत कीजिएगा। आज पहला क्लास है इसलिए लिबरल हूं मैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आपका होगा कंपनी रूल, ठीक है, दूसरा आपका होगा क्राउन रूल। ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1857 के रिवॉल्ट तक हम देखेंगे इसको। फिर 1858 से क्राउन रूल आ गया था, तो 1858 से लेकर के फिर बाकी हम लोग 1947 तक आएंगे। ठीक है, तो ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इसमें जितने भी चार्टर एक्ट्स आए हैं, ठीक है, आपको काउंसिल एक्ट्स आए हैं बीच बीच में, वो हम देखेंगे। और उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे, मैं क्लास में, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इसके सामने डिस्कस करें, उसको आपको याद करा दिया जाए। फिर उसका वाइवा भी हो जाएगा, उसका टेस्ट भी होगा, उसके मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ गए? तो इसीलिए फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई भी चीज छूटेगा आपका, अगर आप क्लास मिस नहीं कर रहे हैं तो। मतलब अगर आप, हाँ ठीक है, बोला है। ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आइए दूसरा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कि संविधान बना था कैसे, उस पर डिस्कस होगा। बाकी हालांकि एक छोटा सा मेरा लेक्चर है 25-26 मिनट का यूट्यूब पे, जो ऐसे अभी नहीं देखे तो वो भी जाकर के आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताएंगे उससे ज्यादा आपको और एलाबोरेटली बताया जाएगा। दरक्षा फिरदौस, टर्न ऑफ योर माइक। हाँ, इसके बाद हम आपसे जो है एक दिन पढ़ेंगे, आपका फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आपके दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस बार का क्वेश्चन भी अभी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं क्लास के पास्ट ईयर का, क्योंकि पास्ट ईयर में हमने देखा है ना कि क्वेश्चन सिंपल नहीं पूछा है। मतलब कि फंडामेंटल राइट जो है 6 तरह के राइट्स हैं, या आर्टिकल 12 से 35 है, पार्ट 3 में ये है, रिट्स 5 तरह के होते हैं, ये रिट्स है, सिर्फ इतना ही नहीं पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा अंदर जाके पूछा है, तो हम लोग अंदर भी पढ़ेंगे, समझ गए। इन विच यूनिवर्सिटी शुड बी अप्लाई फॉर BLLB, दिस इज नॉट द करेक्ट क्वेश्चन राइट नाउ। ये सब हम डिस्कस करेंगे किसी और सब्जेक्ट और किसी वक्त में। फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे हम लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे हम लोग, DPSP पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग आपसे काउंसिल जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन पढ़ेंगे, अभी बस आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन पढ़ेंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन में आपको पता है क्या क्या आता है। चैप्टर 1 में उसके एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है, चैप्टर 2 में प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है, चैप्टर 3 में जो आपका लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट दिया हुआ है, 4 में यूनियन टेरिटरी दिया हुआ है, चैप्टर 5 में कॉम्प्टर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन में। एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स हम लोग पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स में आपको पता है गवर्नर के बारे में दिया हुआ है, आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ होगा, जो आपके वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट्स में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, ठीक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, फिर 7 तो नहीं है, फिर 8 पढ़ेंगे, 9th पार्ट है आपका पंचायती राज वगैरह है, 9 है म्युनिसिपैलिटी वगैरह है, ठीक है। तो हम लोग एक तो वो पढ़ेंगे, शेड्यूल हमने बता दिया, ये पोर्शन आपको बता दिया। इसके बाद आइए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जुडिशियरी। जुडिशियरी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जुडिशियरी से क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम पूछते हैं जुडिशियरी से। और जुडिशियरी पे याद आ गया मुझे एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है डायरी मिल्क का। जो इसका आंसर देगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में, वो उसको मिलेगा अभी 20 वाला डायरी मिल्क, ठीक है। जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, जुडिशरी से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन है जुडिशरी से ही, तो लिखिएगा, मैं कान में सुनने वाला नहीं मानूंगा। रेडी हो जा, जो बता दिया जल्दी से, वो 20 रुपीज का डायरी मिल्क उसको अभी मिलेगा यहाँ, मतलब पेटीएम कर दूंगा उसको। और क्वेश्चन है, सबसे पहले तो जानिए कि हमारा जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि हमारा जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हम इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करते हैं ना कि इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंटीग्रेटेड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी? दोनों अलग अलग चीज है, डिफरेंस क्या है? सब गूगल कर रहा होगा, लेकिन गूगल करे में लेटा होता है, तो जो जल्दी से बता देगा। माइक ऑन कर नहीं बताना है, लिख के बताना है। मीन जुडिशरी डज नॉट बाउंड इटसेल्फ फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। समझाइए बरीरा। इंटीग्रेटेड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट एंड इंडिपेंडेंस इज। बरीरा टर्न ऑन योर माइक। बरीरा बताओ मुझे अब। जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मैं दोनों का डिफरेंस पूछा हूं। बरीरा टर्न ऑन नहीं कर रही है माइक को। रज इंडिपेंडेंस मींस फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इंटीग्रेटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट। ये सब गूगल वाला आंसर लग रहा है, मैं कॉन्सेप्ट जानना चाहता हूं। कोई नहीं बता पाया? कोई नहीं, मुझे पता था कि आप गूगल मारोगे और गूगल में आपको क्या मिलेगा। नहीं कर रहे सर, सर खुद का आंसर है। से लिखा है, गूगल से नहीं लिखा। गूगल नहीं है सर। अच्छा, तो आंसर सही भी नहीं है, ठीक है। ये ठीक है सर। सर जुडिशरी बाउंड नहीं होती है किसी और इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि प्रेसिडेंट। डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। सर इंडिपेंडेंट मींस जो लॉ बनाती है ना पार्लियामेंट, जुडिशरी उसको अगर वो जो लाइक फंडामेंटल राइट को अगर ब्रीच कर रहा है तो उसको अवॉइड कर सकती है, उसको बिल्कुल खत्म कर सकती है। चलिए अब मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ। सर जो सर मैं आई, सर मैं आई, सर मैं आई। यस बताइए। सर मैं आई। यस सफा बताइए। सर इंडिपेंडेंट लॉ जो जुडिशियरी होती है वो अपने लॉज खुद बना सकती है, लेकिन इंटीग्रेटेड जो होती है वो लॉज अगर कोई पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बना रहा है तो उस पे वो रिव्यू कर सकती है। सर मैं बताऊं?
बताइए। सर नहीं, मैं सुहेल सर। बहुत सिंपल सा सर आंसर है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी वो जुडिशरी होती है सर जिसमें जो हाँ मतलब हाईएस्ट कोर्ट जो होती है, अगर वो जो मतलब अगर कोई वो डिसीजन सुना रही है तो वो उससे जो लोअर कोर्ट होती है वो बाउंडेड होती है एकदम, कि मतलब अगर नेक्स्ट कोई केस होगा तो वो उसी से मतलब डिसीजन देगी। और जो इंडिपेंडेंट होती है वो मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी में वो मतलब हट के भी डिसीजन दे सकती है, जजमेंट दे सकती है सर, जैसे हम इंडियन जुडिशरी में पढ़ते हैं जिसको नहीं नहीं लैंडमार्क नहीं जजमेंट। नहीं नहीं सर मैं अब आई देखो, तो ब्रीच सर मैं आई। सर मैं आई इंडिकेट जुडिशरी मिलता मैं है। आई ठीक है, कोशिश किया था। यस, आप बताइए, लास्ट है मरियम, आप आंसर बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। सर इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी होती है वो फ्री होती है, कोई भी जजमेंट कर सकती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती कि एग्जीक्यूटिव बता रहा है या लेजिस्लेचर बता रहा है। और इंटीग्रेटेड होती है कि ये पिरामिड टाइप होती है, मतलब पहले लोअर कोर्ट पे जाएंगे, अगर ये नहीं पसंद आ रहा किसी को जजमेंट तो नेक्स्ट कोर्ट पे जाएंगे। चलिए, इनको 20 रुपए इनाम मिलने लायक तो आंसर दिया है इन्होंने, लेकिन कंप्लीट सही नहीं दिया है। आप अपना नंबर पेटीएम का लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, अभी आपको मिल जाएगा। आंसर उन्होंने समझा दिया है, लेकिन अब मैं समझाता हूँ। देखो, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आजाद जुडिशरी, है ना? आजाद का मतलब, अब हम आते हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एक एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जुडिशरी है, और तीसरा जुडिशरी है। तो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? ध्यान से सुनो, कोई बोलना मत। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉ। पार्लियामेंट क्या करती है? वो कानून बनाती है। तो लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? टू इंटरप्रेट द लॉ, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। ये एग्जीक्यूटिव का काम है। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सर, रियल होता है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट सर। सर रियल सर नॉमिनल प्रेसिडेंट है, रियल प्राइम मिनिस्टर है। डिफैक्टो हेड, डिफैक्टो मतलब फैक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यस सर। ठीक है। एंड डी ज्यूरे हेड की जब अगर बात करेंगे, क्वेश्चन है डी ज्यूरे, लिख लीजिए। तो डी ज्यूरे हेड कौन होगा? वो होगा प्रेसिडेंट। हाँ, जिसको आप कहते हैं कि नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज राष्ट्रपति, मींस प्रेसिडेंट। और जब हम बात करेंगे डिफैक्टो हेड की, रियल हेड की, असली में, क्योंकि प्रधान ये राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी चुपचाप से सिग्नेचर कर देते हैं, है ना, और आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन रियल हेड कौन होता है एग्जीक्यूटिव का? वो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। तीसरा है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। अब इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और बताइए। एनी इंस्टीट्यूशन। सर फ्री फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यस, फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ these two institutions, legislature and executive. They are not bound to follow the decision taken by legislature or executive. मतलब अगर कोई legislature अगर कोई काम कर रहा है, मतलब legislature and executive, these two bodies will not interfere in the work of judiciary because judiciary is independent. समझ गए? जुडिशरी कोई फैसला लेती है, उसके फैसले पे कभी आपने देखा है कि लेजिस्लेचर कुछ बोलता है, एग्जीक्यूटिव कुछ बोलता है? नहीं, बिकॉज जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, वो आजाद है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो ये देखिए, जब हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करते हैं तो ये है टॉप कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट, मतलब हायरार्की which is available in the Indian courts, that is integrated, means all the courts are integrated. ठीक है, जैसे उसने कहा ना कि सबसे पहले हम लोअर कोर्ट जाएंगे, if we are not satisfied with the decision of the lower court, then we will move towards the high court. ठीक है, and even if we are not satisfied with the decision given by high court, then we have the top court which we can approach. हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दिस इज अ हायरार्की। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अमेरिका में यह हायरार्की नहीं है। अमेरिका में क्या है कि वहां पे सब स्टेट का टॉप कोर्ट खुद है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि नहीं, हाई कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
The decision of the Supreme Court will be binding on the all courts within the territory of India. That is mentioned under which article of the Constitution? 141. 137. 137. 137. 137. Sir, 226. 141. 226. 149. 141. 141. ठीक है. हाँ, तो अब हम लोग देख रहे थे जो 226 बोला वो बाबू वो रिट की बात करता है. हम लोग पढ़ाएंगे, जब रिट पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे 226 क्या है. ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, लीगल राइट वायलेट होता है, हम वहां जाते हैं. ठीक है, हाईकोर्ट वो सब बताएंगे. तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ कोर्ट्स है, दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, एंड विच इज नॉट द केस ऑफ अमेरिका. अमेरिका में टॉप कोर्ट जो है उसका अपना जो अलग अलग प्रोविंस है, सबके अलग अलग कोर्ट्स हैं, फेडरल टॉप कोर्ट्स. ठीक है, लेकिन इंडिया में वो सिचुएशन नहीं है. इंडिया में हाई कोर्ट जरूर है, एक विद इन टेरिटरी में मोस्टली स्टेट का होता है, लेकिन हाई कोर्ट इज ऑल्सो बाइंड बाय द डिसीजन ऑफ द टॉप कोर्ट विच इज सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड और ये है. चलो, बहुत अच्छा आंसर फिर भी उन्होंने दिया. आप अपना पेटीएम नंबर यहाँ पे लिख दो. सर फोन पे. अरे जो नंबर है लिख दो ना, चला जाएगा. जौहर शेख, यार इन लोगों को ईमेल नहीं गया था. ओके, चलिए अब हम आगे देख रहे हैं. हमारा अगला क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे. हमने आपको बता दिया लोकल सेल्फ गवर्नेंस पढ़ेंगे, मतलब पंचायती राज पढ़ेंगे. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, उसमें पंचायती राज, उसमें हम म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, लिखते जाइएगा लोकल सेल्फ गवर्नेंस. ये जो टॉपिक ऐसे मैं आपको दे दूंगा, नोट्स पे भी दे दूंगा लिख के कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एक रफ आइडिया देंगे, उसके अलावा भी पढ़ेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस के अलावा हम क्या पढ़ेंगे. जुडिशरी हमने आपको बता दिया. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमको पढ़ना है, जो हम इग्नोर नहीं कर सकते. एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इससे हम आपको बताएंगे भी. मरियम खान, ठीक है मरियम, अब मिल जाएगा आपको. इसके बाद हम बात करते हैं एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आपने क्या क्या समझा. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या क्या होता है Which are mentioned in So Indian bodies Constitution. which are mentioned in the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो बहुत सारे जैसे यूपीएससी हो गया. Which are mentioned in Indian article or Indian Constitution. कॉन्स्टिट्यूशनल Bodies बॉडीज which are- यस यस, किसी ने बोला यूपीएससी. यस सर. Election Commission. Yes, sir. election UPSC, State Election PCS Commission. Comptroller and Auditor General. Finance Commission. Comptroller. Attorney General. Finance Commission. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की यहाँ पे बात हो रही है. वो तो हमने आपको बता दिया कि वो एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन में ही आ जाएगा. कैग आर्टिकल 148. एक मिनट. Finance Commission. फाइनेंस कमीशन, यस, आर्टिकल 280. Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. हम Commission for OBC. बाकी जो आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि आपके होते हैं, इलेक्शन कमीशन हो नीति गया, आयोग. यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, सॉरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ, आपका जीएसटी हो गया, नया इंट्रोड्यूस किया गया. अच्छा बताओ तो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जीएसटी इज मेंशन्ड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 280 में ही है. चलो मैं माइक सबका ऑफ कर दे रहा हूँ. 297A. मैं माइक ही ऑफ कर दे रहा हूँ अभी तक. अभी आपको कमेंट करना है. क्यों चाह रहे हैं कि आपसे राइट छीन लूं मैं. यस, 279A करेक्ट है, जीएसटी है. जीएसटी इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, अब जैसे आप पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एनसीबीसी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं. तो ये जो है, ये सब भी क्या है आपका, क्या है आपने बताया ही, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. बीसीसीआई क्या है, बीसीसीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना सर. इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उसको कहते हैं कि जिसका प्रोविजन इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. समझ गए. एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो है दैट डील्स विद दैट. जैसे कि हम अगर बात करें, क्या कौन से आर्टिकल में डील किया जाता है. 148. Yes, 148. there is a separate article regarding NCBC. There is a separate article
regarding finance commission. There is a separate article regarding election commission, UPSC, GST, जिसका स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। बीसीसीआई एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 12 में। इस पे केस भी हुए हैं 2-3 कि वेदर बीसीसीआई इज अ स्टेट और नॉट, वो दूसरी चीज है। कोई बच्चा कहीं पढ़ लिया होगा उठ के तो लिख रहा है बीसीसीआई नहीं, बीसीसीआई नहीं है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी पढ़ेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अब जैसे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। इंपॉर्टेंट कैसे होगा? नीति आयोग। नीति आयोग। सुनो ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एनडीएमए, एनडीएमए क्या है आपका, कि अभी आप देखिए कि रिसेंट में चल रहा है मामला इसका, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का, कोविड है, इतना सारा कुछ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेबी का रोज मसला देख रहे हो तुम लोग, न्यूज़पेपर में अभी आ रहा है ना, ये सॉरी एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, कि हिमालय से कॉल आता था मैडम को तो उन्होंने अपॉइंट कर दिया उसको, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। हिमालयन बाबा आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में। सेबी ने डायरेक्शन दिया उसको हटाने का, सेबी इज आल्सो इंपॉर्टेंट नाउअडेज, तो हम लोग सेबी को भी पढ़ेंगे। अभी एनआईए इंपॉर्टेंट है, एनआईए देखो जांच कर रही है लगातार, सबको उठा के ले जाती है, वो देखेंगे। हम लोग ईडी के बारे में रोज न्यूज में देख रहे थे, तो रोज वहां से मुंबई से ट्वीट होता था, है ना, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लोकपाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग देखते होंगे कंट्रोवर्सी में रहती थी सीबीआई, तो उसके बारे में भी हम लोगों को देखना है। तो ये हो गया आपका अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, भैया प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया था एनडीए की गवर्नमेंट के आने के साथ ही। माइक लो, बच्चा कह रहा सर ऑफ कर दीजिए, तो लो माइक ऑफ ही कर दे। वाह बहुत बढ़िया, ओह वेरी गुड, जानबूझ के सुना रहा है। ये लोग समझ रहा है कि ज्यादा लिबरल है, ज्यादा बदमाशी करेगा तो ये बात मालूम ही नहीं है कि 2 दिन के लिए क्लास भी नहीं करने दूंगा। ग्रुप पे भी बच्चे बदतमीजी करते हैं, 1-2 का नाम नहीं लूंगा मैं, और वो पर्सनली भी मैसेज करके बदतमीजी करते हैं कि सर मैं रिक्शा चलाने जाता हूँ, सर मैं ये काम करने जाता हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है इस क्लास में। एक क्लास रात में 10 बजे लीजिए, एक क्लास सुबह लीजिए। तो अगर आपको कुछ मौका दिया जा रहा है तो उसका गलत फायदा मत उठाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, अभी रिक्वेस्ट है, बाद में ऑर्डर में तब्दील हो सकता है, ठीक है। तो हमने आपको दिखाया कि ये सब सारे टॉपिक्स जो है हमको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद भी अलग अलग डायमेंशंस हैं, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल के जैसे इलेक्शंस चल रहे हैं, तो अब कुछ इलेक्शन से रिलेटेड लॉज होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। जैसे अभी हमने लैंग्वेज के बारे में बात किया, तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इलेक्शन का बात हो और एंटी डिफेक्शन लॉ का बात ना हो, ये हो नहीं सकता है, शेड्यूल में आता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ अगर जो प्रेशर ग्रुप्स वगैरह है, आजकल देख लीजिए कि सिविल सोसाइटीज को जो है गवर्नमेंट बोल रही है कि, आपने सुना होगा अजीत डोभाल जी का स्टेटमेंट आया था जब आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही थी, लास्ट डे था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सिविल सोसाइटीज के अगेंस्ट। उन्होंने कहा था कि दीज आर द थ्रेट टू द सोसाइटी। तो ये सब सारी चीजें भी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम लोग मतलब कवर हम लोगों को इस ढंग से करना है कि कोई भी ऐसा पोर्शन छूटे ना इस बार एग्जामिनेशन में बैठे और ये ना हो कि ये क्वेश्चन नहीं जानते थे। और जितना ज्यादा फिर मॉक टेस्ट होगा, वाइवा होगा, जितने नए क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे ना, उतना ज्यादा हमारे लिए वो बेनिफिशियल होता जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ट्रेंड आपको जरा दिखाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, जब तक थोड़ा सा देखें, बच्चों का नॉलेज जरा चेक करें और कि क्या मामला है। हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं किसी को पता है कि नहीं। चलो, ये भी डायरी मिल्क का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरा देखें पता है कि नहीं। लग तो नहीं रहा कि बता पाएगा, तुम लोग गूगल कर ले तो ये बात अच्छी नहीं है तुम लोग की। देखो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने की शुरुआत हुई, ये सब भी क्वेश्चन आपको यूजुअली दिखेगा नहीं। सर 30 सेकंड दीजिएगा। देखो, जो सबसे पहले कमेंट करेगा डायरी मिल्क उसको मिलेगा। दोनों अपना अपना नंबर ग्रुप पे भेज दो, ठीक है, उसको अभी चला जाएगा इंस्टेंटली, ठीक है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने देखा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उससे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। हम लोग पूरा पढ़ेंगे
कैसे कौन सी कमिटी बनी, किसने आइडिया दिया, है ना। एम.एन. रॉय जो थे 1934 में सबसे पहले उन्होंने आइडिया दिया, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली जो है फिर डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो कि बनाएगी संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। 1938 में फिर हुआ, 1938 में जाकर के जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ में जाकर के बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। 1940 में हमने देखा कि वो एक्सेप्ट किया जाएगा, जो हमारा अगस्त रिपोर्ट है 1940 में आता है कि बोला गया ठीक है बना लो। 1946 में जाएंगे, कैबिनेट मिशन प्लान वगैरह है। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होगी। हम सब रटवाएंगे क्लास में, आपको रट जाइएगा अगर क्लास आप अटेंड कर लीजिएगा तो सवाल आपसे ये है, पहला तो जनरल क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सच्चिदानंद सिन्हा। अब शॉर्ट भी मत लिखा करो, इतना भी शॉर्ट नहीं कि सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो ऐसे लिख रहा हो जैसे एक तुम्हारा पड़ोसी है, शाम में खेलने जाते हो उसके साथ क्रिकेट। अरे थोड़ा इज्जत दो, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट थे यार वो, तो इतना तो इज्जत दीजिएगा ना उनको। सच्चिदानंद, राहुल, अभिषेक, गौतम ये वाला हाल कर रहे हो, नहीं, इज्जत। ठीक है, अब आते हैं, हाँ, इंटरिम प्रेसिडेंट उसी को बोलते हैं टेम्परेरी जिनको बनाया जाता है। 9 दिसंबर को बनाया गया था उनको, जो पहले दिन बनाया गया था। और ये पता है, हाँ, इसमें क्वेश्चन याद आ गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जरा कौन बताता है। जब बनाया गया था, ये हालांकि डेयरी मिल्क वाला नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ये देखता हूं कौन बताता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो बनाया गया था एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट उनको बना दिया गया था। ये किस कंट्री के कन्वेंशन को फॉलो करके बनाया गया था? ओह वेरी गुड, नहीं माने आंसर दे दिया, फ्रांस। यस, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस के कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सीनियर मोस्ट लीडर जो है उनको, जो हमारे असेंबली के थे, बना दिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को उसी तर्ज पे। ठीक है, अब आइए 11 दिसंबर का दिन आया 1946 में। अभी टेंशन मत लीजिएगा, अभी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, सब कुछ बताएंगे, अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ, 11 दिसंबर को किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को फिर बना दिया गया। एक होता है ना कि हम लोग जब बचपन में, जब छोटे थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, तो बड़े बड़े भैया लोग जो होते थे कॉलोनी में, वो कहते थे कि ठीक है तुमको बॉल बैटिंग करना है, अच्छा लो बैटिंग कर लो। एक ओवर बॉल 6 बॉल खिला देते थे, ऐसे फेंक करके, थोड़ा सा ऐसे मार लेते थे, थोड़ा सा ऐसे मार लेते थे, बोलते थे हो गया, चलो जाओ घूमने जाओ, फिर हम लोग को खेलने दो, है ना। तो ऐसा ही काम हुआ है कि पहले इनको बना दिया गया 9 दिसंबर को कि आइए आप बन गए, और 11 दिसंबर को हुआ कि अब आप चले जाइए, अब हम लोग को काम करने दीजिए, आपको बना दिया, खुश रहिए। तो 11 of December को राजेंद्र प्रसाद was made the permanent president of Constituent Assembly. Now the question of dairy milk. Dairy milk क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, दोनों का नाम बताइए जल्दी से। एक नाम तो सबको पता होगा, दूसरा नाम नहीं पता होगा। एच.सी. मुखर्जी तो सबने लिख दिया, मैंने दोनों पूछा है। मैंने बोला कि ये यूनिक चीज है, ये जनरली कोई बताता नहीं है, जनरली कोई बताता नहीं है अभी तक किसी का। वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी है, अदनान पांडे, अदनान पांडे, यार पूरा नाम बताओ। किसने आंसर सबसे पहले दिया है? अदनान ने दिया है मुझे लगता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता रहे हैं, तो असीब आप तो कहीं हवा में ही चल रहे हैं। गूगल ने दिया, नहीं, अब गूगल दिया कुछ भी, सबसे पहले दिया अदनान बंदे, बांदे। नाम सब अपना अपना सही लिख लीजिएगा प्लीज। आज जो किसी का कुछ नाम इंडियन जुडिशरी, AMU, ये सब नाम हटा देना, अपना चुपचाप नाम रख लो, समझ गए? हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। देखो, ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम था ना, तो इसीलिए तो हम पढ़ाएंगे आपको, इसीलिए तो MAFC में थोड़ी चीजें अलग होंगी बाकियों से। तो 2 हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, ये यूनिक चीज है। पहले एक थे एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, दोनों को बनाया गया था वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्वेश्चन देखा, पहले वाइस प्रेसिडेंट 2-2। सर मैंने सबसे पहले दिया था, भाई किसने सबसे पहले दिया था? मैं जरा ऊपर खोल के ही देख लूं। जिसने एक साथ दोनों का नाम लिखा होगा उसी का होगा, माना जाएगा।
और मैंने देखा है सबसे पहले दोनों लिखा एस सी गोपालाचार्य गलत अल्तमश ने दिया, गूलचार्या एडी ने गलत दिया, ऐसे में वीटी कृष्णचरी, अमन खान तो बहुत लेट से दिया है। तुम लोग बता दो किसने सबसे पहले दिया। टाइपिंग नहीं होती तो टाइपिंग फास्ट कर लो। व्हाट अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? भैया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे, वो हमारे पहले क्या थे? फर्स्ट वाइस। आप क्वेश्चन करते हैं नेट खराब हो जाता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ठीक है। अब आइए, जिदान सैफी ने पहले दिया, आयशा आदिल कह रही है। जिदान सैफी अपना नंबर लिख दो कमेंट बॉक्स में। तो ये सब सारे पोर्शन जो हमको इंडियन पॉलिटी में कवर करना है, ठीक है। उसके बाद लीगल का पोर्शन जो है वो हम लोग लीगल के दिन कवर करेंगे, बता देंगे, या आप कहिएगा तो मैं रफली बता दूंगा कि लीगल में हमको क्या क्या पढ़ना है, वो अभी ही बता दें। अभी बता दें, सुन लीजिए। लीगल जो है, लीगल जो हमारे पढ़ने का तरीका होगा वो भी हमको क्वेश्चन, हम ट्रेंड देखेंगे 9211602783, ठीक है। और तुम भी मरियम कमेंट कर दो। हाँ देखो, लीगल में जो हम लोग पढ़ेंगे, लीगल भी मैं पढ़ाऊंगा और लीगल में भी आई एम द ओनली सोर्स। जितना पढ़ा दूंगा दैट्स एनफ। आपका सुपर 30 का पर डे क्विज होगा, सुपर 30 को पर डे क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो सुपर 30 में आप लोग आने का कोशिश कीजिएगा। अभी प्रिविलेज थोड़ा सा उनको ज्यादा दे रहे हैं, तो सुपर 30 में आप लोग आने की कोशिश कीजिए। जैसे आज अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी का उनको मिलेगा अलग से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सेम डे, पर डे होता रहेगा ये चीज, ठीक है। बाकी यहाँ परफॉर्मेंस जो जो बढ़िया करता रहेगा, सुपर 30 से ज्यादा बच्चे भी अगर अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे तो उनको भी हम मौका देंगे। हमारा पर्पस यही है, अच्छा परफॉर्म करो, मेहनत करते दिखाओ, तुमको पहुंचाने की गारंटी तुम्हारे कॉलेज तक, ठीक है। तो हम लोग लीगल में देखेंगे, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक तो बेसिक्स बता दिया जाएगा आपको, उसके बाद बेसिक्स के अलावा एमसीक्यूज जितने होते हैं, एमसीक्यूज इसमें मतलब जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं या पूछा गया है, वो कराया जाएगा। टॉर्ट लॉ हम पढ़ाएंगे आपको, आप उसे बोल दीजिएगा भी और लिखवाइएगा भी। हाँ हाँ, देखो जो इंपॉर्टेंट लगे तो लिखते भी जाओ, आज तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगले दिन से लिखवाऊंगा तो लिखते रहना है आपको, ठीक है, और क्लास में रटते भी रहना है। टॉर्ट लॉ में क्या है कि आपको कंसेप्ट्स बताएंगे, उसमें एमसीक्यूज बताएंगे, क्वेश्चन आपको वीकली टेस्ट भी, सेक्शनल टेस्ट भी कराया जाएगा टॉर्ट का, बाकी पर डे वाला भी होगा, बाकी आपका मॉक टेस्ट भी होगा, क्लास में रिवीजन भी होगा, वाइवा भी होगा। तो मतलब हर तरफ से हम लोग जो है कोशिश ये रखेंगे कि चीजें आपको जितनी ज्यादा याद हो जाए। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, चीजें हम लोग भूलते रहते हैं, तो वो चीज ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिफाइन कर दीजिए। देखो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम पूरा सिलेबस बचा हुआ है पूर्वा, हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको बताएंगे। दैट बॉडी फॉर विच a specific provision is given there in the constitution. For example, article 280 talks about finance commission. वो बताता है कि there shall be a finance commission, जिसका क्या काम होगा। वो बताता है कि एक जीएसटी काउंसिल है, आर्टिकल 279 है, ठीक है। 338 जो है आपका बता रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट होगा। स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। अब कुछ ऐसे बॉडीज होती हैं जिसके बारे में स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल सीबीआई का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, उसको एक्ट से बनाया गया अलग, स्टैट्यूट ला करके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहलाएगा। एएमयू का सिलेबस इज नो सिलेबस, ये पढ़ लोगे वहां रैंक लाओगे। रैंक 3 लाए थे नुमान, वो जामिया ही पढ़े थे, रैंक 3 आया इस बार उनका एएमयू के लॉ में, तो वो तो हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। वो सब सारी चीजें हम बताएंगे आपको। देखो अपेंडिक्स जो होता है ना, अपेंडिक्स एक ऐसा आपको प्रोविजन अलग से दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, विच कंटेन्स सम एडिशनल क्या कहते हैं इंफॉर्मेशंस। फॉर एग्जांपल जो हमने आपको दिया, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, तो व्हेन दिस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हैपेंड 100th अमेंडमेंट के बाद, तो होता क्या कि टेरिटरीज का जो है बदलाव हुआ,
तो टेरिटरीज का जो थोड़ा बदलाव हुआ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पे, तो वो स्पेसिफिकली उसको मेंशन करना पड़ेगा हमको कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कहां पे मेंशन किया गया? वो अमेंडमेंट में मेंशन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्पेशल स्टेटस हटाया गया उनका, तो उस चीज को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया वहां पे, समझ गए? ये अपेंडिक्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है, बल्कि उसके बाद बाकी तुमसे नहीं पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज अपेंडिक्स। वी आर जस्ट डिस्कसिंग दीज थिंग्स ओनली फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दैट्स इट। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ लीगल, हमने टॉट बताया, हमने आईपीसी पढ़ना है, क्रिमिनल लॉ पढ़ना है। क्लास करोगे बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? आईपीसी के बाद हमें पढ़ना है हिंदू लॉ, फैमिली और मुस्लिम लॉ, मतलब ये सब फैमिली लॉ में आ जाता है। जजमेंट्स हमें पढ़ना है, जजमेंट्स में रिसेंट भी होगा और लैंडमार्क जजमेंट भी होगा। लैंडमार्क का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसेंट जो रिसेंट का कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो सब पढ़ना है। और आप लोग सब अपना अपना मेल ठीक करवा लीजिए, क्योंकि ये एक्सेप्ट करने वाला नहीं आएगा गूगल मीट पे, फ्री मेल चला जाएगा, आप लोगों को वहीं से ज्वाइन करना है। इसलिए आज भर आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कल से ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सब अपना अपना मेल प्रोवाइड कीजिए और रिस्पॉन्ड दे दीजिएगा कि गूगल मीट सही चल रहा है कि नहीं। हालांकि ये तो हमारा प्रूवन है, ये इस पे क्लासेस हुई है लास्ट ईयर। अब आइए हम बात करते हैं, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। कंज्यूमर एक्ट हो गया, मतलब एक हो गया मिसलेनियस सेक्शन रख लो, उसमें मिसलेनियस आ जाएगा। अब हम थोड़ी ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तुमको अलग से विस्तार से बताएंगे, अब अलग से थोड़ी ना मोटर व्हीकल एक्ट पूरा बताएंगे। हाँ, बता देंगे कि किस ईयर में इनेक्टमेंट हुआ था, किस ईयर में आया था, ठीक। अब वो सब तो क्लास में रहने पे ही हो पाएगा। आइए क्वेश्चन हम लोग जरा देखते हैं, लास्ट ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस क्या क्या आए, थोड़ा सा उस पर हम लोग नजर डालते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था कि नेशनल जुडिशियरी क्या है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? नेशनल जुडिशियल एकेडमी सिचुएटेड एट विच प्लेस? भोपाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो अब ये कहां पढ़ेंगे? सर आप तो बता ही नहीं कि इसमें कहीं पे, है ना। तो ये कहां से बेनिफिट करेगा? क्योंकि कोई भी बच्चा होगा तो उसको ये सब कहां से मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा मॉक टेस्ट में, न्यूज़पेपर में, मतलब करंट इश्यूज, ठीक है, उसमें भी कवर करेंगे हम। और साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट में बहुत फायदे होंगे, लीगल के जैसे सेक्शनल टेस्ट होगा, बहुत फायदे होंगे, क्योंकि हम लोग इन सब तरह के क्वेश्चन जो है वो कोशिश रहेगी कि वो डालें, जितना ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराएं। तो जरूर रखिएगा उस चीज पे आप अपना ध्यान। दूसरा क्वेश्चन है कि पब्लिक हॉलीडे इज लोकेटेड एंड इज मेंशन्ड अंडर विच एक्ट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है। अब एनआई एक्ट, तो अब क्या इसके लिए पूरा एनआई एक्ट पढ़ाना पड़ेगा? नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी कहां से काम चलेगा? अगर आप क्लास कर रहे थे तो क्लास में इस तरह की चीजें डिस्कस होंगी। एक्ट्स में बताऊंगा पूरा एक एक करके, ये एक्ट्स है, ये एक्ट्स है, ये एक्ट इस साल आया था, ये आया था, इसमें थोड़ा सा ये डील करता है, ये इस चीज से डील करता है। तो क्लास में बेनिफिट होगा, अल्टीमेटली मॉक टेस्ट में होगा, वाइवा में होगा, ठीक। बार बार वही चीज रिपीट हो जा रही है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एंड इनफैक्ट इस साल भी मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, अभी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ कोचिंग का। Which article of the Indian Constitution safeguards one's right to marry the person of one choice? मेजॉरिटी ने गलत बनाया था। अब देखो हम समझाते हैं इस चीज को। तो बोला कि कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेफगार्ड करता है वंस राइट टू मैरी। अब मेजॉरिटी ने क्या किया, आर्टिकल 25 डाल दिया, राइट टू रिलीजन। मैरिज है तो वहां चले गए, नहीं, ये आर्टिकल 21 में आएगा, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। समझ गए? ये आर्टिकल 21 से ही मैनेट होता है। और लैंडमार्क केस बताइए कि नो वन कैन बी, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, हाँ, नो पर्सन shall be deprived of his life and liberty except the procedure established by law. लैंडमार्क जजमेंट जिसमें ये कहा गया था, यस वेरी गुड जिदान सैफी, वेरी गुड, जिदान ने आंसर दिया है। मेनका गांधी ऑफ बर्थ ऑफ इंडिया 1975, है ना। अब ये
प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वगैरह क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। डेथ पेनाल्टी का कंसेप्ट होता है ना। आज ही आर्टिकल आया हुआ था द हिंदू में, डेथ पेनाल्टी पे अच्छा आर्टिकल था, उस पे उसी से चीजें मेंशन थी, उसमें केस भी दिया गया था। किसी ने पढ़ा था? नहीं पढ़ा होगा, किसी ने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी से लगे हाथ तो एक और क्वेश्चन हम पूछ देते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, दिस वाज गिवन बाय द कोर्ट इन विच केस? रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, नॉट मच्छी सिंह। मच्छी सिंह में दिस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया था और इलेबोरेट किया गया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में और क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे कि कोई एक पब्लिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा लीडर है, उसकी डेथ हो गई है, उस केस में डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ग्रीवियसली किसी को मारा गया, बहुत ब्रूटली मारा गया, गला भी काट दिया गया, काट करके बूटी बूटी बना के घर पे टांग दिया, तो ये सब चीजें रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आएंगी। ये बताया गया था मच्छी सिंह में 1983 में। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन दिया गया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही के आर्टिकल में आया हुआ था। चूंकि गुजरात में हुआ क्या है कि आउट ऑफ इलाहाबाद बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था, अभी आपने देखा, उसमें कन्विक्ट हुआ है, 38 लोगों को डेथ पेनाल्टी दी गई है। आउट ऑफ 49, 38 पर्संस हैव बीन गिवन डेथ पनिशमेंट, मतलब फांसी से लटकाया जाएगा उनको। तो करंट का इशू है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये लिख लीजिएगा, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जजमेंट है 1980 का। ये हालांकि नहीं पूछते, लेकिन अब कोई पूछ दिया तो क्या करोगे, इसलिए लिख दिया। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब अलीना, दैट केस वाज हेल्ड इन द ईयर 1983 एंड आई डोंट थिंक सो कि दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मैंने वो अपने लॉ में पढ़ा था कॉलेज में। मच्छी सिंह में क्या किया गया था कि दिस रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन वाज इलैबोरेटली डिफाइंड इन मच्छी सिंह। मच्छी सिंह के केस में इसमें तो बता दिया गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ पेनाल्टी दी जाएगी। मतलब डेथ पेनाल्टी इज नॉट अ रूल, डेथ पेनाल्टी इज एन एक्सेप्शन। डेथ पेनाल्टी एक्सेप्शन है, समझ गए? तो मच्छी सिंह में बताया कि क्या क्या डेथ रेयरेस्ट ऑफ रेयर के अंदर आएगा, समझ गए? क्लियर है? अब बात आ गई समझ में अलीना? ओके, दैट्स गुड। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन याद रखिएगा। डेथ पेनाल्टी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो लगे हाथ तो हम आपसे ये भी पूछ देते हैं कि विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर मर्डर? दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 302 is the correct answer, not 300. सेक्शन 302 देखते नहीं हो? चोर उचक्का लोग कहता है कि भाई 302 का मुकदमा लग गया है। तो 302 का मुकदमा क्या होता है भाई? तो वही मर्डर का मुकदमा होता है 302। 30 में अटेम्प्ट ऑफ मर्डर नहीं है, 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर है भाई। 300 में आर्टिकल नहीं होता, सेक्शन होता है। 300 में मर्डर हैज बीन डिफाइंड। मर्डर होता क्या, वो डिफिनेशन दिया गया है, सब बताएंगे, सब पढ़ाएंगे। वो आपका सेक्शन 300 में दिया गया है। 302 में उसका पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है और 307 में वो अटेम्प्ट टू मर्डर बताया गया है। 308 में अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड बताया गया। अभी लिखने की भी जरूरत नहीं, वो लिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। 299 में कल्पेबल होमिसाइड का डिफिनेशन दिया गया है। 304 में पनिशमेंट दिया गया है। 304A में डेथ नेग्लिजेंट एक्ट दिया गया है, डेथ ड्यू टू रैश नेग्लिजेंट एक्ट। 304B में डाउरी डेथ दिया गया है। ठीक है, तो सारे याद है, तो इसीलिए तो तुम्हारे सामने पढ़ाने आया हूं। पीडीएफ वो सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। आईपीसी की क्लास होगी, क्रिमिनल लॉ की पढ़ाएंगे उसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जितना जजमेंट तुम लोग को डिस्कस करना है सब कर लेना, जो आर्टिकल प्रोविजन सेक्शन सब दिल का तुम लोग का दर्द दूर कर देंगे क्लास में। बस ये होना चाहिए कि फायदा होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा अंदर मत घुसिएगा चीजों के, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है बहुत सारी चीजें, जैसे कि रुदल शाह केस। अब रुदल शाह का केस थोड़ा ये दिखा रहे हैं, जबकि वो स्टेट ऑफ बिहार का 2005 का जजमेंट होगा मेरे को लगता है, रुदल शाह। ठीक है, वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का ही केस है। तो सर कह रहा है कि सर कंफ्यूजन है इस केस में, तो रहने तो कंफ्यूजन, पढ़ना ही नहीं है। वही तो, एक्सट्रीम में मत जाओ, या फिर
तुम्हें तो ऐसे बता रहा हूँ, बाकी जनरली एक आध अपना बच्चा थोड़ा नॉलेज दिखाने के लिए सब काम मत करना। हमको बहुत आता है तो एक आध क्वेश्चन पूछ दिया कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि आर्टिकल 19 सर एग्जेम्प्ट करता है कि नहीं प्रेसिडेंट को इमरजेंसी में, या ऑटोमेटिकली सर सस्पेंड हो जाता है। तो ज्यादा कूल मत बनना, क्योंकि तुम कूल बनोगे तो हम बहुत हॉट है, ठीक ना। तो ये सब चीज हम पहले बता दे रहे हैं। बाकी ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन आप जरूर पूछिएगा, ठीक ना। ओके, तो हम हेवी ड्राइवर का एक्सीडेंट करवा देते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन डिस्कशन सुन लीजिए, एक पैटर्न समझ में आएगा आपको कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोई बुक नहीं लेना सुहेल, नो बुक, मेरे को फॉलो कर लो, ओनली सिर्फ मेरे को फॉलो कर लो, क्योंकि कोई भी बुक लोगे तुमको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, या तो वो इनकम्प्लीट होगा या फिर इतना ज्यादा होगा पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए तो मैं आया हूं, पहले ही बता दिया आपको कोई सोर्स इस्तेमाल नहीं करना है। आई एम द ओनली सोर्स। अगर कोई मैं नोट्स दूंगा तो दैट विल बी द ओनली सोर्स, और जो क्लास में कराऊंगा वो नोट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास में मैं कहीं ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो मुझे भी पता नहीं होता कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। बात में होता है कोई पूछ दिया, फ्लो में निकल जाता है, इसीलिए क्लास करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं यूनिवर्सल गाइड से स्टडी कर रही हूँ, करिए, नो इशू, लेकिन अब हम हैं, प्रैक्टिस जितना करना बाकी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? जो आपका वीकली मॉक टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, वाइवा होगा, यहाँ रोज होगा, इसके अलावा भी अगर आपको टाइम बचता है तो किसी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सोहेल अख्तर, यही बात। अगला क्वेश्चन आपसे आया, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा था, प्रोटेम स्पीकर तो खैर डिस्कस हमने कर दिया आपसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट ईयर का। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर in the central council of ministers shall not exceed of the total strength of Lok Sabha। वाह वाह वाह, अरहान, बज़मी, जौहर, अल्तमश, बरीरा, अहमद। अरे यार इतना जल्दी लिखे ना कि हम तो नाम भी नहीं पढ़ पा रहे, मतलब लड़का लोग तेज है, मानना पड़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि बंदर का पूंछ पकड़ के सब लटक जाता है, तो कहीं बंदर अगर गलत ब्रांच पकड़ लिया पेड़ का तो सब मत लटक जाना। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है 15%। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था, चूंकि 1997 की बात है। कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस दौरान, बीजेपी की सरकार थी, सबको बना दिया मुख्यमंत्री कि तू भी बन जा, मतलब बहुत ज्यादा बना दिए गए। तो एक कैप डाल दिया गया, अमेंडमेंट लाया गया, 91st अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। बोला गया कि नहीं, जो टोटल मेंबर्स होंगे ना, जो स्ट्रेंथ होगी टोटल, ठीक है, तो स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स एक्सीड नहीं करना है हमको। इंडियन जुडिशरी एएमयू अपना नाम बदल लो, लॉ इंटरेस्ट नाम रख लो अपना, समझे। अभी फिलहाल जो आपका नाम है वो लिख लिया कीजिए, ताकि मैं देखूं और क्वेश्चन पूछा करूंगा। आइए अगला आपसे क्वेश्चन है, मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूछा गया था। इनफैक्ट इस बार भी आपसे क्वेश्चन पूछा हमने लॉ इंटरेस्ट में, ये मोटो, तो जबकि इसमें से देखा नहीं था, जनरल आया क्वेश्चन। उसी तरह मॉक टेस्ट में इस तरह से जनरल क्वेश्चंस आएंगे, और एग्जामिनर भी ऐसे जनरली निकाल के दे देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो मोटो तो पढ़ना है उसका, तो वहां पे मामला हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आइए। 95 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हैज इमर्ज्ड एज अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम व्हिच आर्टिकल? आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 ऐसा है ना कि इसके नाम पे बहुत खेलकूद हम लोग करेंगे, समझे। मतलब आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सब बताएंगे मरियम, अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीजें हम डालेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन के बाद वेरियस अपने जजमेंट्स में बहुत सारी चीजें बताई है। जैसे कि 1979 हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कहा गया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट। 1984 एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोला गया कि बॉन्डेड लेबर है ना, बोला गया कि फ्री लेबर जो है दैट इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। मुंबई कामगार सभा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी बॉन्डेड लेबर की बात की गई थी आपको। उसके बाद जजमेंट आते हैं एमएच हॉस्कॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988,
इसमें भी बोला गया था कि राइट टू फ्री लीगल एड इज अ फंडामेंटल राइट। लक्ष्मी वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2013 का जजमेंट है, पब्लिक हैंगिंग के अगेंस्ट बोला गया था, है ना, कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है भैया डिग्निटी से मरने का भी अधिकार है। अरुणा सौभाग्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011, है ना, वो भी आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता का भी केसेस है, इन्वायरमेंट से ज्यादा रिलेटेड एमसी मेहता केस करते थे, तो वो भी हम देखेंगे। ताजमहल वाला केस पढ़ेंगे, राइट टू फ्री इन्वायरमेंट इज आल्सो फंडामेंटल राइट दैट वाज हेल्ड इन दैट केस। ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं, वो सब केसेस हम आपको बता देंगे, हम आपको समझा देंगे। हम जब आपका सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट में वो बता देंगे। क्वेश्चन अभी हमको और आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन 5 डिस्कस कीजिए। लीगल का क्वेश्चन होगा तो ध्यान देंगे, मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो हाँ, लीगल का ये देख लेते हैं, सॉरी मतलब पॉलिटी का ही मान लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, इस केस का जजमेंट है प्रेम शंकर वर्सेस प्रेम शंकर शुक्ला वाला केस है यार, वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग। अब राइट टू प्रेस है, नहीं वो तो 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज में आता है। मीडिया, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप कि 4th जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन है, कौन सा है? राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ, राइट टू इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन होगा। चूंकि राइट टू कम्युनिकेशन जो है ना, वो अब फंडामेंटल राइट बन के समझ लीजिए कि एक तरह से ह्यूमन राइट्स बन के इमर्ज हो रहा है, राइट टू कम्युनिकेशन। चूंकि राइट टू लाइफ ये सब यूडीएचआर जब आया 1948 में प्रिस्क्राइब किया गया था, उसमें राइट टू लाइफ को, राइट टू हेल्थ को प्रिस्क्राइब किया गया था, राइट टू इन्वायरमेंट को प्रिस्क्राइब किया गया था। राइट टू कम्युनिकेशन जो ये नया फंडामेंटल राइट, नया ह्यूमन राइट बन के इमर्ज हो रहा है। अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो आप ऑप्शन देख करके भी आंसर लगाते, तब भी आप 3 एलिमिनेट कर देते। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आ रहा है हमारे यहाँ भी, और ह्यूमन राइट तो है ही पहले से, राइट टू हेल्थ है ही, और हेल्थ वाला केस है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया का जजमेंट है जिसमें बोला गया था राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो फंडामेंटल राइट। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जजमेंट है, बोला गया था कि यस राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। केएस पुट्टास्वामी वाज अ फॉर्मर जज ऑफ केरला हाई कोर्ट, 94 इयर्स के एज में डेथ भी हो गई उनकी। ठीक है, आधार केस, हाँ उसी को आधार केस भी कहते हैं। आधार इज नॉट मैंडेटरी, उसमें बोला गया था। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो, और इतना ज्यादा स्पीड, रजी सुनिए, डोंट वरी, ये केस जो है अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तो आराम आराम से आपको बताएंगे, ठीक है, जो भी चीजें होंगी जजमेंट जब हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, अभी बस एक थॉरो डिस्कशन चल रहा है धीरे धीरे कि हाँ भैया ये है, वो हम अगर लिखाएंगे तो आपको आराम आराम से बताएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप लिख दिया कीजिए, लेकिन कॉपरेशन बहुत जरूरी है आप लोगों का। बच्चे ग्रुप पे बदतमीजी कर रहे हैं, अननेसेसरी मीम भेज रहे हैं। कैफ जिलानी को एक बच्चा मैसेज कर रहा है, वो मीम भेज रहा है कि बहुत बढ़िया था गुरु, ये बहुत बढ़िया था सर, रिक्शा चलाते हैं। इस तरह की बदतमीजी मत कीजिएगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। अगर बदतमीजी कीजिएगा तो फिर मैं इंटरवीन करूंगा, और मैं इंटरवेंशन करूंगा तो आपका एक्सक्लूजन करूंगा। सर 3 राइट्स कौन कौन से हैं? व्हाट इज ऑर्डिनरी राइट? अलीना, ऑर्डिनरी राइट कहीं, अगर आप ऑर्डिनरी राइट की बात कीजिएगा तो एनी राइट विच इज नॉट लीगली बाइंडिंग इज कॉल्ड ऑर्डिनरी राइट। अ राइट विच इज नॉट लीगली बाइंडिंग, जैसे कि सिंपल वर्ड में डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड ऑर्डिनरी राइट। हाँ, अब ऑर्डिनरी राइट की बात करते हैं, एक होता है लीगल राइट, एक ऑर्डिनरी राइट है, बोथ आर डिफरेंट। ऑर्डिनरी राइट है जैसे कि अब एक राइट टू पैसेज, जाने का, रास्ता जाने का, किसी ने वहां पे कुर्सी लगा के बंद कर दिया आपके रास्ता को, एब्सटेंड कर दिया, हालांकि ये भी आ जाएगा आपका किस में, किसी को पता है? टॉट बन रहा है यहाँ पे, ट्रेसपास नहीं, ट्रेसपास नहीं, कोई नहीं बता पा रहा है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट,
किसी को रोका जाता है, यस, मासूम ने उसके बाद लिखा है, वो सब हम समझाएंगे आपको, ठीक है, क्लास में। तो ऑर्डिनरी राइट जो होता है आपका, इट कैन बी एनी राइट विच इज अवेलेबल टू यू। अगर लीगल राइट और फंडामेंटल राइट की बात कीजिएगा तो हम उसका डिफरेंस आपको बताते हैं। ऑर्डिनरी राइट तो कोई भी एक कॉमन सा राइट हो गया, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑर्डिनरी राइट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई लीगल राइट होता है, या तो जजमेंट से आपको निकल के आते हैं, कोर्ट बताती है कि ये आपका राइट है, या फिर कोई स्टैट्यूट बनाया जाता है, उसके बाद आपको राइट दिया जाता है, कोई कानून बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अमेंडमेंट हुआ सीए एनआरसी में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में, और बोला गया कि द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान और कौन कौन सी कंट्रीज बताओ, नेपाल, अफगानिस्तान, है ना, बांग्लादेश, वेरी गुड। तो ये जो 3 कंट्री को मेंशन किया गया, बताया गया कि इनको जो है इंडिया में सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो 2014 के बाद आए, अगर 2014 से पहले से वो रह रहे हैं इंडिया में। तो अब एक राइट ये कहां से उनको मिला, एक स्टैट्यूट में अमेंडमेंट किया गया 1955 के एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट में, उसके बाद उनको ये राइट अवेलेबल कराया गया, है ना। लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, फॉर एग्जांपल, अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है? इट इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब ये कि द गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड यू दैट राइट विच इज मेंशन्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 का मतलब फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट जो इट इज ऑल्सो कॉल्ड निगेटिव राइट, मतलब कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड यू दैट राइट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ये राइट मिलना ही मिलना है, कोई नहीं छीन सकता है मुझसे ये, समझ गए? हाँ, यस, इट इज अ नेगेटिव राइट फॉर द गवर्नमेंट एंड पॉजिटिव फॉर अस, समझ गए? अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आपके पास प्रोविजन ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। मिक्स्ड राइट भी कह सकते हैं, यस, मिक्स्ड राइट भी इसको हम कहते हैं। अब जैसे बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं कि गवर्नमेंट ही ब्रीच करेगा तो नहीं चलेगा, अगर प्राइवेट पर्सन भी ब्रीच करता है तब भी मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हम मानते हैं। जैसे कि आर्टिकल आपका 17 हो गया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जो बात करता है, आर्टिकल 18 हो गया आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, और हालांकि टाइटल तो कन्फर गवर्नमेंट को बोला है नहीं करने के लिए। कंसेप्ट समझ नहीं निगेटिव और पॉजिटिव राइट का, हम समझाएंगे जब आपको, तो हम आपको समझा देंगे। जस्टिसिएबल राइट, देखो जस्टिसिएबल राइट क्या होता है कि फंडामेंटल राइट इज अ जस्टिसिएबल राइट, मतलब ये कि इफ गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू फंडामेंटल राइट देन इट इज जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि यू कैन गो टू द कोर्ट एंड यू कैन सीक दिस फंडामेंटल राइट फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। आप कोर्ट को बोलिएगा कि देखो भाई, मेरा ये आर्टिकल 21 मेरा राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, लेकिन मुझे जो है इस राइट का यूज जो है इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट के थ्रू, तो गवर्नमेंट जो है वो करवाएगी आपसे। डीपीएसपी इज जस्टिसिएबल, मतलब कि इट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर, इट इज नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट इज फोर्सिबल, इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सिबल, ठीक है। तो वो खैर हम समझाएंगे फंडामेंटल राइट में, अभी ज्यादा नहीं घुसना है, एक अलग क्लास होगी फंडामेंटल राइट की, में भी 2 क्लास हो, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग बहुत अच्छे से ब्रीफ में बहुत एक्सप्लेन करके लैबोरेटली उसको डिस्कस करेंगे। और आपके क्वेश्चंस हैं, ये तो रीड से पूछा गया था 96 वाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, आओ जल्दी आओ, सुनो। क्वेश्चन था 97 नंबर, ममनून अहमद अब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अभी एंट्री मिलेगी इनको, जब एग्जिट का टाइम आ गया तब। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 25 पार्ट्स, आतिफ अकरम। दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोल रहा है, दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है, बताइए। करता है। अगला बोलता है दे कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। कह रहा है कि इसको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी अमेंडमेंट इसका किया जा सकता है। क्या अमेंड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अब क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है बेवकूफ। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। जितनी बार एंट्री भेजेगा इसको इतनी बार डिनाई किया जाएगा। उसके बाद कहता है ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। क्या ये सही है? नहीं है ना सही। अब आर्टिकल 300A की बात करेंगे तो आर्टिकल 300A इसीलिए दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया क्योंकि फंडामेंटल राइट से उसको हटाया गया था, है ना। उमाम मैसेज कर रहे हैं कि सर नेटवर्क इशू की वजह से क्लास अपने आप लीव हो गई। क्लास लीव नहीं किया गया, उनको हटाया गया। अब बाद में आप भेज रहे थे लिंक उंक भेजने का, यहाँ पे वो नहीं, आस्क टू ज्वाइन वाला मामला नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको ज्वाइन होना है जो आपने मेल दिया है, समझ गए। आप मेल आईडी से अपना ऑटोमेटिकली ज्वाइन होइए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसलिए जिसको कोई अपना मेल अटैच करवाना है तो अपना मेल भेज दीजिएगा। क्लास में प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, कोई बदतमीजी नहीं कीजिएगा, ठीक है। प्लीज कोऑपरेट विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ एमएफसी। अननेसेसरली बदतमीजी हुआ तो फिर मैं सबके सामने बेइज्जत करूंगा, समझ लीजिए। सर आर्टिकल 300A वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए अलीना। वो राइट टू प्रॉपर्टी उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 300A को, राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, वो लीगल राइट भी कह सकते हैं आप उसको। इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये अमेंडमेंट हुआ था कब, किसी को पता है? 44th अमेंडमेंट हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें क्या किया गया कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज F में दिया गया था और आर्टिकल 31 में भी दिया गया था, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसके बाद वहां से हटाया गया इसको, चूंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो था ना दैट वाज अनइक्वल, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, पावर हटा दिया, ठीक है, इसका सॉरी गवर्नमेंट ने अमेंड करके, और बोला कि नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, इसको लीगल राइट रखो, फंडामेंटल राइट मत रखो। मतलब फंडामेंटल राइट है कि तो मिलना ही मिलना, कोई नहीं काट सकता है, और लीगल राइट है, एक प्रोसीजर फॉलो करके हटा दिया जाएगा। शेड्यूल 9 है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो फर्स्ट अमेंडमेंट में ही ऐड किया गया था शेड्यूल 9 को, और जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए दरअसल उसको लाया गया था कि किसी भी लॉ को अगर जुडिशियल रिव्यू से बचाना हो तो उसको 9 शेड्यूल में डाल दो। हालांकि 2007 के जजमेंट में कोर्ट ने बोला कि 1973 के बाद जो भी लॉ बनाए गए हैं इंडिया में, अगर वो शेड्यूल 9 में डाला गया है तो दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब उसका रिव्यू होगा। बहुत सारी बातें नहीं समझ में आ रही होगी आपको कि सर ये रिव्यू का क्या बात कर रहे हैं, सर ये संविधान का तुरंत ये प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं, फिर बोले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में चला गया, सर ये केस का बात बता रहे हैं कि आर्टिकल 21 ये होता है, ये इमिनेंट होता है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, हमें मालूम है, ठीक है। बट नो वरी, नो वरी, आज जो है इट वाज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। तो हम लोग क्लासेस में कवर करेंगे उसको, मत घबराइए, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज बताएंगे। अननेसेसरली जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट होगी वो बिल्कुल बताएंगे। कल तो शायद फ्राइडे है, तो रूटीन के अकॉर्डिंगली चलेगा, रूटीन में थोड़ा सा बदलाव भी कर देंगे टाइमिंग का, क्योंकि ये वाला जो टाइम है मेरा 7 बजे वाला, दैट इज फाइन फॉर ऑल। अटेंडेंस नहीं, 1 मार्च वाली अटेंडेंस नहीं होगी, आज वाला अटेंडेंस मार्क होगा, अभी आपके ग्रुप पे चला जाएगा अटेंडेंस। ये 7 PM इज गुड फॉर ऑल। चलिए, तो मैं तो इस क्लास पे भी ले लूंगा, मेजॉरिटी आर सेइंग दैट यस इट इज गुड। तो चलिए ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज के क्लास को यहीं पे समाप्त भी किया जाए। सर वी आर ओके विद एवरीथिंग, यस दैट इज द स्पिरिट विच वी वांट। आप मतलब मैं ताज्जुब करता हूं कि यार बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे शाम में खेलने जाना है, कोई कह रहा है कि सर मुझे शाम में ये काम करना होता है,
घूमने जाना होता है सर, क्रिकेट का प्रैक्टिस नहीं रह जाएगा। शर्म नहीं आ रही है तुमको? क्रिकेट का प्रैक्टिस करोगे तो कॉलेज आते रह जाना, फिर कभी जामिया नहीं पहुंच पाओगे, या कभी तुम डीयू नहीं पहुंच पाओगे, कभी अपने मोहब्बत वाले कॉलेज नहीं जा पाओगे, बस वही काम करते रह जाओ। अभी के वक्त में यही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सिर्फ पढ़ाई। कसम से मैं बता रहा हूं यार, लास्ट ईयर बच्चे रात में 11:30 से क्लास लेते थे, 1-1:30 बजे तक भी क्लास हुई है, 1 बजे तक क्लास हुई है रात में। बच्चे कहते थे कि सर लीजिए, क्योंकि सर आप जब रेडी हैं हम क्लास लेने पढ़ने के लिए तैयार हैं। तभी यार, जब ऐसा जज्बा होगा आपके अंदर तभी तो कुछ होगा ना, तभी तो एग्जाम क्लियर कीजिएगा आप। जब आप अपनी सेफ्टी देखिएगा, आप थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाइएगा तो एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होगा। कि हवाओं में ताश के घर नहीं बनते, एक शेर है कि हवाओं में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। हवाओं में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। और दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। और एक शेर ये भी है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ये आग मैं चाहता हूं तुम लोगों के अंदर लगे। अभी बुझ गया तुम लोगों का आग। बोलो कि सब चीज में रेडी है, पढ़ाई जब होगा हम तब करेंगे, है ना? ओके, तो चलिए इसी के साथ जो है क्लास ठीक ठाक रही, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी हम सब एड्रेस करेंगे क्लास में। अगर किसी को एक आध केस वेस लग रहा होगा सर क्या क्या बोल दिए, तो टेंशन मतलब मत घबराओ, हम बच्चों की तरह पढ़ाएंगे, तुमको एकदम 0-0 करके पढ़ाएंगे। इट वॉज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द पोर्शंस विच विल कवर इन फर्दर क्लासेस। ओके, तो प्लीज और बाकी लोगों को परेशान मत कीजिएगा, प्लीज कोऑपरेट विद देम। एंड यस, इन अपकमिंग डेज वी विल आल्सो डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और चलिए ऑल द बेस्ट, तब तक मैं भी आपसे विदा लेता हूं। और मैं सुशांत सिंह सोनी, सॉरी मतलब विदा दे दीजिए हमें, तब तक के लिए हम चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, जाइए मस्ती कीजिए, मजा मारिए, मतलब पढ़िए जा करके। अरे रिकॉर्डिंग में ऑफ कर दो, है ना? प्लीज आप अच्छे से पढ़िए, तो हम लोग बहुत आपके साथ रहेंगे, पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। आप हमें कोऑपरेट नहीं कीजिएगा। मोदी जी वाला स्टेटमेंट याद है? मोदी जी ऐसे पानी पी करके, वो जो थापड़ थे जर्नलिस्ट, उनको कहते हैं ना कि थोड़ा दोस्ती बनी रहनी चाहिए, तो वही हम भी कह रहे हैं कि दोस्ती थोड़ी बनी रहनी चाहिए। समझ गए? थोड़ा ध्यान दीजिए, पानी पी के हम भी अब चल रहे हैं यहां से, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज। नाउ यू मे लीव।